Hi guys, thank you so much for watching my channel The Video Turtle, and today we are going to continue with the chapter Material Cost. So the very first concept that we are going to study today is valuation of material receipts, right? So the principles of valuation of receipt of materials according to Cost Accounting Standard 6 are as follows. फर्स्ट पॉइंट में बोल रहा है द मटेरियल रिसीट शुड बी वैल्यूड एट परचेज प्राइस, और उसमें क्या क्या इंक्लूडेड रहेगा, जितना भी आपके ड्यूटीज़ हैं और जितना भी आप लोगों से टैक्स लिया गया है दैट इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड। और उसके साथ साथ आप जब मटेरियल रिसीव कर रहे हो तो जो फ्रेट इनवर्ड जनरेट हो रहा है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका जनरेट हो रहा है अपने वेयर हाउस तक लाने के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के गेट तक लाने के लिए, दैट इज़ ऑल्सो बीइंग इंक्लूडेड। उसके साथ साथ जो भी आपका इंश्योरेंस का कॉस्ट है और जो भी एक्सपेंडिचर डायरेक्टली आपका प्रोक्योरमेंट के साथ लिंक हो सकता है, विच कैन बी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू प्रोक्योरमेंट, उन सबको क्या किया जाता है, उन सबको ऐड किया जाता है। नेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट्स, रिबेट्स, टैक्सेस एंड ड्यूटीज रिफंडेबल, इन सबको भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है फिनेंस कॉस्ट। जो भी होता है मटेरियल एक्वायर करते टाइम, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है। फिनेंस कॉस्ट मतलब क्या है, जो भी आप लेट्स से वही एसेट को परचेज करने के लिए आप किसी से मनी बोरो करके लाए हैं, ठीक है, तो उस पर आपको जो भी इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है या फिर उसके ऊपर आपको जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ रहे हैं, उसको आपको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, इट शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। थर्ड पॉइंट में बोल रहा है सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड आइटम शैल बी वैल्यूड इंक्लूडिंग, सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा, आपका प्राइम कॉस्ट, आपके जितने भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हैं, सब इंक्लूड होगा एक चीज़ के अलावा। व्हाट इज दैट? एक्सक्लूडिंग द शेयर ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का बस उतना ही पार्ट इसमें इंक्लूड होगा दैट इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का जो पार्ट प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है वो आपका इंक्लूड नहीं होगा। उसके अलावा बाकी सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड होगा। इन केस ऑफ कैप्टिव कंजम्पशन, वैल्यूएशन शैल बी इन अकॉर्डेंस विद कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4। फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है स्पेयर्स विच आर स्पेसिफिक टू एन आइटम ऑफ इक्विपमेंट शैल नॉट बी टेकन इनटू इन्वेंट्री। वो स्पेयर्स का कॉस्ट जो कि एक पर्टिकुलर आइटम के लिए ही है, एक पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए ही है, उसको हमें क्या करना है, उसको हमें इंक्लूड नहीं करना है, लेकिन इट शैल बी कैपिटलाइज्ड विद कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक इक्विपमेंट। कॉस्ट ऑफ जो आपका जो स्पेसिफिक इक्विपमेंट है उसके साथ उसको क्या किया जाएगा, उसको कैपिटलाइज किया जाएगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल स्पेयर्स एंड or insurance spares whether procured with the equipment or subsequently it shall be amortized, उसको क्या किया जाएगा, उसका amortization किया जाएगा over a period। ठीक है, लेकिन जब भी उसको amortize किया जाएगा not exceeding the useful life of the equipment, जितना वो equipment का useful life है वो आपका जो amortization का value है उसको जो useful life है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज योर नॉर्मल लॉस और स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल। जब आपके फैक्ट्री में आपका सामान पहुंचा है उससे पहले जो भी नॉर्मल लॉस या स्पॉइलेज हो रहा है वो सब कहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा? इट शैल बी एब्जॉर्ब्ड इन द कॉस्ट ऑफ बैलेंस मटेरियल्स नेट ऑफ अमाउंट्स रिकवरेबल फ्रॉम सप्लायर, इंश्योरेंस, कैरियर्स और रिकवरीज फ्रॉम डिस्पोजल। ठीक है, मतलब जितना भी सप्लायर, इंश्योरेंस, कैरियर, रिकवरीज जो भी आपका होने वाला है जो हुआ नहीं है उसके नेट अमाउंट रिकवरेबल से रिकवरेबल में ये एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर बोल रहा है कि जो भी आपका लॉस होता है ड्यू टू श्रिंक होने की वजह से या इवेपोरेट हो जाता है, या फिर गेन ड्यू टू एलोंगेशन और एब्जॉर्प्शन और मॉइस्चर, जैसे कोई कोई मटेरियल होता है जो कि ज़्यादा मॉइस्चर रह जाने से उसमें वो एलोंगेट हो जाता है, तो उन सारे केसेस में ये सब बिफोर द मटेरियल इज रिसीव्ड ये मटेरियल कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, लेकिन टू द एक्सटेंट दे आर नॉर्मल। जब तक ये नॉर्मल है उतना ही आपका जितना नॉर्मल है, नॉर्मल लॉस या नॉर्मल गेन है, उतना ही आपके मटेरियल कॉस्ट में एब्जॉर्ब हो जाता है, राइट।
नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है द फॉरेन एक्सचेंज कंपोनेंट ऑफ इंपोर्टेड मटेरियल कॉस्ट इज कन्वर्टेड एट द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जिस दिन का ट्रांजैक्शन हुआ है उस दिन का जो भी रेट चल रहा है बाहर की करेंसी और इंडियन करेंसी के कन्वर्शन का, उसी हिसाब से वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। और क्या बोल रहा है यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट, एनी सब्सिक्वेंट चेंज इन द एक्सचेंज रेट टिल पेमेंट और अदरवाइज शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द मटेरियल कॉस्ट। अगर आपका जिस डेट में ट्रांजैक्शन हुआ उस डेट के बाद या फिर टिल पेमेंट, मतलब जब तक पेमेंट हुआ है उस बीच में अगर कोई भी चेंज हो रहा है आपके रेट में, सो वो मैटर नहीं करता है, उसको हमें कंसिडर नहीं करना है। नेक्स्ट है एनी डिमरेज और डिटेंशन चार्जेस और पेनल्टी लेविड बाय ट्रांसपोर्ट, ये सबको हमें क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है। नेक्स्ट है कि जो भी आपको सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव मिल रहा है ऑन एनी सच पेमेंट रिसीव्ड, उसको आपको क्या करना है, जितना भी आप लोगों ने उस कॉस्ट ऑब्जेक्ट यानी कि उस मटेरियल का आप लोगों ने कॉस्ट एसरटेन किया है, उससे आपको जो भी सब्सिडी, ग्रांट या इंसेंटिव मिल रहा है उसको रिड्यूस कर देना है, राइट, रिड्यूस कर देना है। तो ये हम लोग का कंप्लीट होता है वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल रिसीव्ड्स। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल इशूड। तो प्रिंसिपल्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ इशू ऑफ मटेरियल्स कहाँ पर बताया गया है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 में बताया गया है। सो द फर्स्ट पॉइंट सेज issues shall be valued using appropriate assumptions on cost flow such as FIFO, LIFO and weighted average rate। So ये बोल रहा है कि आप जब भी इशू कर रहे हो मटेरियल को तो वहाँ पर आपको अप्रोप्रिएट एजम्पशन लेना है कि कॉस्ट का जो फ्लो है वो कैसा है, क्या ये फीफो है यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, या फिर ये लास्ट इन फर्स्ट आउट है, या फिर वेटेड एवरेज मेथड में हो रहा है। और ये जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन है इट शैल बी फॉलोड ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस। आप जो हर बार यूज कर रहे हो यू हैव टू बी कंसिस्टेंट इन यूजिंग दैट पर्टिकुलर मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मटेरियल्स, जहाँ पर स्टैंडर्ड कॉस्ट पर अकाउंटिंग होता है वहाँ पर क्या करना है, प्राइस वेरिएंसेस रिलेटेड टू मटेरियल्स, उसको भी यू हैव टू ट्रीट इट एज अ पार्ट ऑफ मटेरियल कॉस्ट। फिर बोल रहा है एनी एबनॉर्मल कॉस्ट शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मटेरियल कॉस्ट, राइट, ये तो पता है सबको। वेरेवर द मटेरियल कॉस्ट इंक्लूड्स द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, determination of transportation cost shall be based on cost accounting standard 5। cost accounting standard 5 में है equalized transportation cost। so यहाँ पर जहाँ पर भी आपका मटेरियल कॉस्ट में ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंक्लूड हो रहा है तो वहाँ पर आपको क्या कंसिडर करना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 में जो बोला गया है यू हैव टू कंसिडर दैट। मटेरियल कॉस्ट में इंक्लूड इम्प्यूटेड कॉस्ट नॉट कंसिडर्ड इन फिनेंशियल अकाउंट। जो भी आपका इम्प्यूटेड कॉस्ट है जो कि आपके फिनेंशियल अकाउंट्स में कंसिडर नहीं किया गया है, यू कैन ऑल्सो इंक्लूड दैट इन योर मटेरियल कॉस्ट। फिर बोल रहा है यहाँ पर सेम चीज़, ये जो सेल्फ मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट्स वाला पॉइंट हम लोगों ने रिसीट्स के टाइम पे भी देखा था, दिस वेरी सेम पॉइंट। यहाँ पर क्या है, सारे कॉस्ट आपके इंक्लूडेड होंगे एक्सेप्ट वन। वो वन क्या है, एक्सक्लूडिंग शेयर ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का वो शेयर विच इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वही बस इसमें इंक्लूड होगा और बाकी सारे कॉस्ट इसमें इंक्लूड होंगे, इवन इंक्लूडिंग द फिनेंस कॉस्ट, लेकिन शेयर ऑफ अदर एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट में बोल रहा है द मटीरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल स्क्रैप डिफेक्टिव्स विच आर रिजेक्टेड शैल बी इंक्लूडेड इन द मटीरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। ओके, तो आप जब ये कैलकुलेट कर रहे हो ना कि मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, जितना आपने गुड्स प्रोड्यूस किया है, जितना आपने मैन्युफैक्चर किया है, उन सारे गुड्स में जितना मटेरियल यूज़ हुआ है उसका कॉस्ट क्या है, जब आप ये डिटरमाइन कर रहे हो तो उस टाइम जो भी आपका स्क्रैप निकला है या डिफेक्टिव आइटम्स निकले हैं उन सब का भी आपको कंसिडर करना है, क्योंकि फिर चाहे वो स्क्रैप हो या डिफेक्टिव हो, आपने प्रोड्यूस तो किया है, मटेरियल तो यूज़ हुआ ही है, इसीलिए यू हैव टू कंसिडर दैट ऑल्सो। द मटेरियल कॉस्ट ऑफ एक्चुअल स्क्रैप और डिफेक्टिव्स नॉट एक्सीडिंग द नॉर्मल शैल बी एडजस्टेड इन द मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन। ये बोल रहा है कि जितना भी आपका नॉर्मल स्क्रैप या डिफेक्टिव होता है उसका जितना भी कॉस्ट है उसको आपको कहाँ पर एडजस्ट करना है,
उसको आपको मटेरियल कॉस्ट ऑफ गुड प्रोडक्शन में एडजस्ट करना है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं मटेरियल कॉस्ट ऑफ एबनॉर्मल स्क्रैप और डिफेक्टिव्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, नॉर्मल जो भी है ना, जितना नॉर्मल स्क्रैप तो हर प्रोडक्शन में निकलता है तो उसको आपको कंसिडर करना है, लेकिन जो आपका एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल स्क्रैप या डिफेक्टिव है, उसके कॉस्ट को हमें इंक्लूड नहीं करना है। लेकिन इट इज ट्रीटेड एज लॉस, but treated as loss after giving credit to the realizable value of such scrap or defective, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या बोल रहा है, materials issued from stores should be priced at the price at which they are carried in inventory, okay। स्टोर से जब आप मटेरियल को इशू करते हो, राइट, पहले क्या होता है, पहले हम लोग सप्लायर के पास से खरीद कर लाते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, हम लोग रिसीव करते हैं, रिसीव करने के बाद वो जाता है वेयर हाउस में, वेयर हाउस से हम लोग क्या करते हैं, इशू करते हैं फैक्ट्री में। यही तो है ना प्रोसेस हम लोग का। तो यहाँ पर बोल रहा है मटीरियल्स इशूड फ्रॉम स्टोर्स, मतलब जो वेयर हाउस से मटीरियल इशू किया जाता है, इट शुड बी प्राइस्ड एट द प्राइस जितने में दे आर कैरिड इन इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में वो यहाँ पर जिस प्राइस में पहुंचा है उसी प्राइस में यू हैव टू इशू द मटेरियल टू द फैक्ट्री। मटेरियल may be purchased from different suppliers at different prices in different situations, whereas consumption may happen the entire inventory at a time or at different lots. आप चाहे यहाँ पर 2-3 सप्लायर से खरीदो, 2 अलग अलग सिचुएशन में खरीदो, सबका प्राइस में भी अलग हो सकता है, लेकिन दिस मे हैपन कि आप एक ही बार में पूरा जितना भी इन्वेंट्री है, जितना भी आपने रिसीव किया है, सब एक ही बार में फैक्ट्री को आपका इशू हो जाए। सो इशू ऑफ मटीरियल्स शुड बी वैल्यूड आफ्टर कंसिडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो इसीलिए जब आप मटेरियल्स को इशू कर रहे हो ना, उसके वैल्यूएशन के लिए हमें कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है। देयर आर सर्टन फैक्टर्स दैट वी नीड टू कंसिडर। फर्स्ट क्या है, नेचर ऑफ बिजनेस एंड प्रोडक्शन प्रोसेस। आपका जो बिजनेस है उसका नेचर क्या है, क्या उसमें कैसे मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है, उसमें कैसे आइटम्स की ज़रूरत पड़ती है, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल, कितने में आया था, उसका प्राइस कितना फ्लक्चुएट होता है। सो नेचर ऑफ बिजनेस एंड आपका प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, कितना टाइम लगता है उसमें। सेकेंड पॉइंट में बोल रहा है मैनेजमेंट पॉलिसी रिलेटिंग टू द क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है, उसका वैल्यूएशन आप किस हिसाब से कर रहे हो, व्हाट इज़ योर मैनेजमेंट पॉलिसी कि आपको ये क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किस हिसाब से करना है, किस मेथड से करना है। थर्ड पॉइंट क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेजेस एंड प्राइस फ्लक्चुएशंस। आपका आप कितना फ्रीक्वेंटली आप परचेज कर रहे हो, कितना फ्रीक्वेंटली आप मटेरियल रिसीव कर रहे हो, और हर बार आपका प्राइस फ्लक्चुएशन कितना हो रहा है। बहुत ज़्यादा है प्राइस फ्लक्चुएशन, या बहुत कम है, या फिर आप बहुत फ्रीक्वेंटली परचेजेस कर रहे हो, या फिर बहुत कम बार आप परचेजेस कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। तो इसीलिए हम लोग किस प्राइस पर मटेरियल इशू करें, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं हमारे पास, ठीक है। उनमें से हम लोग सारे मेथड्स को थोड़ा थोड़ा करके अभी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सो द फर्स्ट मेथड इज कॉस्ट प्राइस मेथड। कॉस्ट प्राइस मेथड में क्या है, यहाँ पर 3 मेथड्स की बात हो रही है। फर्स्ट है फीफो, लीफो एंड बेस स्टॉक मेथड, ठीक है। ये क्या है अभी हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक प्राइस मेथड। स्पेसिफिक प्राइस मेथड क्या है, इसमें 5 तरह के मेथड्स हैं। एवरेज प्राइस मेथड, सिंपल एवरेज प्राइस मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, मूविंग सिंपल एवरेज मेथड एंड मूविंग वेटेड एवरेज मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इज योर मार्केट प्राइस मेथड। ये इसमें टोटल 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है रिप्लेसमेंट मेथड एंड रियलाइजेबल प्राइस मेथड। फिर नेक्स्ट आता है आपका नोशनल प्राइस मेथड। इसमें भी 2 टाइप्स के हैं। द फर्स्ट वन इज स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड द सेकेंड वन इज इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। अभी हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्या था हम लोग का, कॉस्ट प्राइस मेथड। इसमें 3 टाइप्स के थे, फीफो, लीफो एंड बेस स्टॉक मेथड। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फीफो। फीफो सबको पता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इसका क्या मतलब है, ये है आपका स्टोरेज, राइट। ये है आपका स्टोरेज। यहाँ पर मटेरियल
हर ऑर्डर के हिसाब से है। तो ये क्या है, ये आपका ऑर्डर नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। फर्स्ट इन, पहले कौन सा ऑर्डर आया था, ये वाला आया था ऑर्डर नंबर 1, फर्स्ट आउट। तो जो मेथड, जो ऑर्डर आपका पहले आया है, जो स्टॉक, वही स्टॉक पहले बाहर जाएगा, पहले इशू होगा फैक्ट्री को। दैट मीन्स अगर 1 पहले आया है तो 1 ही सबसे पहले इशू होगा। ठीक है। इट इज अ मेथड ऑफ प्राइसिंग द इशू ऑफ मटीरियल्स इन ऑर्डर इन विच दे आर परचेज। जिस ऑर्डर में वो परचेज हुए हैं या फिर जिस ऑर्डर में दे अराइव इन द स्टोर, उसी ऑर्डर में यू हैव टू इशू देम। तो ये मेथड आपका कब कंसिडर किया जाता है, ये ज़्यादातर सूटेबल तब है जब आपका प्राइसेस फॉल कर रहा होता है, when in times of falling price because the material cost charged to production will be high। जब आपका प्राइस गिर रहा है उस टाइम क्या हो जाएगा, मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू द प्रोडक्शन विल बी हाई, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्राइस गिर रहा है, आपने पहले ही इसको खरीद के रखा है तो इसका प्राइस तो हाई है ही, लेकिन उस केस में उसका जो रिप्लेसमेंट कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ मटेरियल है वो क्या हो जाता है, वो लेस रहता है, वो लो रहता है। ठीक है। तो इसीलिए इट इज़ वेरी सूटेबल इन टाइम्स ऑफ फॉलिंग प्राइस, और राइजिंग प्राइसेस के टाइम में हमें ये मेथड यूज़ नहीं करना है। ठीक है। इसके एडवांटेजेस क्या है, ये तो अभी हम लोगों ने देखा। थर्ड है कि क्लोजिंग स्टॉक्स रिप्रेजेंट द मार्केट प्राइसेस। देखो, अभी हम लोगों ने ये 1 महीना पहले खरीदा था, अभी हम लोग उसको इशू कर रहे हैं। ठीक है। और ये जो स्टॉक है ना 4 और 5, ये अभी अभी हम लोगों ने खरीदा है, रिसेंटली खरीदा है। तो ये 1 महीने के अंदर ही 2, 3, 4, 5 हम लोगों ने खरीदा है। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, यानी कि जो स्टॉक हमारे पास अभी बचा हुआ है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी का करंट जो मार्केट प्राइस है वो रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये तो अभी 15 दिन के अंदर ही खरीदा गया है। सो ऑब्वियसली अभी करंट मार्केट प्राइस जो चल रहा है ये उसी के ही आसपास रहता है। और इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, अगर प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली फ्लक्चुएट करते रहते हैं तो इस मेथड में क्लरिकल एरर्स होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, और राइजिंग प्राइस के केस में तो ये एडवाइजेबल नहीं है। और क्या है, द मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट्स। अगर आप सेम जॉब के लिए मटेरियल कॉस्ट को चार्ज कर रहे हो तो उसमें अलग अलग रेट्स दिखाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज योर लीफो। लीफो क्या बोलता है, जो आपका लास्ट में आया है उसको आप इशू करना। मतलब अभी ऑर्डर नंबर 5 में जो मटेरियल आया है हम लोग उतना उसको इशू करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ऑर्डर नंबर 4 को इशू करेंगे, फिर ज़रूरत पड़ा तो हम लोग ऑर्डर नंबर 3 को इशू करेंगे, फिर 2, फिर 1। दिस इज नोन एज योर लीफो मेथड। क्या लिखा है, अंडर दिस मेथड द प्राइसेस ऑफ लास्ट रिसीव्ड बैच आर यूज्ड फॉर प्राइसिंग द इश्यूज until it is exhausted। जब तक लास्ट वाला बैच आपका ख़त्म नहीं हो जाता है तब तक वो चलता रहता है। ड्यूरिंग द इन्फ्लेशनरी पीरियड और पीरियड ऑफ राइजिंग प्राइसेस लीफो मेथड बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होता है। आपको कैसे याद रखना है, F फॉर फॉलिंग प्राइस, F फॉर फीफो। ठीक है। तो ये दोनों हैं, और जब आपका इन्फ्लेशन होता है तो उस टाइम लीफो मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। फिर बोल रहा है The use of LIFO would help to ensure the cost of production determined approximately on the above basis is approximately the current one। इसमें हेल्प ये होता है कि आप लोगों ने अगर अभी अभी अपना मटेरियल, अपना स्टॉक परचेज किया है तो आपका जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइन किया जाता है तो आपको यही पता, आप लोग एक अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं कि ये अभी के प्राइस के हिसाब से ही इसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जनरेट होगा। फिर क्या बोल रहा है, अंडर लीफो The closing stocks would be valued at old prices but not represent the current prices। Obviously अगर आप जल्दी जो बाद में आया है उसको आप इशू कर रहे हो तो आपका जो भी स्टॉक बच जाएगा, जो आपका क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा, वो क्या होगा, वो पुराने प्राइसेस पे होगा। ठीक है। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कमिंग टू द थर्ड मेथड जो कि है बेस स्टॉक मेथड। ये क्या है, ये है इमरजेंसी स्टेट के लिए। अ मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक अंडर दिस मेथड इज ऑलवेज हेल्ड एट अ फिक्स्ड प्राइस एज रिजर्व इन द स्टॉक। अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन अराइज होता है तो उस नीड को, उस डिमांड को मीट करने के लिए
क्या किया जाता है ना, एक बेस स्टॉक, एक मिनिमम क्वांटिटी ऑफ स्टॉक हमेशा ही हेल्ड करके रखा जाता है जिसका एक फिक्स्ड प्राइस रहता है। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि फिक्स्ड प्राइस किस में रहता है, तो आप लोगों को बेस स्टॉक मेथड में टिक करना है। दिस मिनिमम स्टॉक इज नोन एज बेस स्टॉक and it is valued at a price at which the first lot of materials is received। ये चाहे कितना भी प्राइस फ्लक्चुएशन हो, ये अफेक्टेड नहीं होता है, ये फिक्स्ड ही रहता है। और ये किस हिसाब से वैल्यू किया जाता है, जो फर्स्ट बैच ऑफ मटेरियल आप लोगों ने रिसीव किया है, अगर वो आपने 10 रुपये में रिसीव किया है तो 10 रुपये ही रहेगा पूरे टाइम तक, अगर आपने 15 रुपये में रिसीव किया है तो 15 रुपये ही रहेगा। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पर कि the quantity in excess of the base stock may be valued either on the LIFO basis or FIFO basis. This method is not an independent method as it uses FIFO or LIFO. Its advantages and disadvantages therefore will depend upon the use of the other method. तो ये बोल रहा है कि बेस स्टॉक आपका जितना था उतना है, बेस स्टॉक के ऊपर, बेस स्टॉक से ज़्यादा जितना क्वांटिटी आपके पास है वो या तो लीफो या फिर फीफो बेसिस पर वैल्यू होगा। देखो ये आपका स्टॉक है, लेट्स से यहाँ पर 1000 kg है, ये आपका बेस स्टॉक है, ये आप लोगों ने 15 रुपये में ख़रीदा था, ठीक है। और इसके बाद जितना आपके पास एक्सेस है उन सबको आप किस में कर सकते हो वैल्यू, उन सबको आप लीफो या फीफो अपने हिसाब से, जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल है उस मेथड से आप उसको कर सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज योर स्पेसिफिक प्राइस मेथड। इस मेथड में बोल रहा है जब आप मटेरियल खरीद रहे हो एक पर्टिकुलर काम के लिए, एक स्पेसिफिक जॉब के लिए या फिर एक स्पेसिफिक वर्क ऑर्डर के लिए, तो उस केस में क्या होता है, these materials are issued subsequently to that specific job or work order at the price at which they were purchased। जितने प्राइस में आप लोगों ने उसको परचेज किया था उसी प्राइस में ही आप लोग उसको इशू कर दोगे, उतने ही प्राइस में आप लोग उसका वैल्यूएशन कर दोगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ मटेरियल्स इशूड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस टू स्पेसिफिक जॉब्स रिप्रेजेंट एक्चुअल एंड करेक्ट कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉस्ट होता है ना वो हमेशा रियल होता है, एक्चुअल होता है और सही कॉस्ट होता है, करेक्ट कॉस्ट होता है, क्योंकि आप एक ही पर्टिकुलर जॉब के लिए उसको खरीद रहे हो, कुछ स्पेसिफिक जॉब के लिए ही खरीद रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको पता रहेगा उसका प्राइस कितना है। दिस मेथड इज स्पेसिफिक फॉर नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स। ऑब्वियसली जो प्रोडक्ट स्टैंडर्डाइज नहीं है, स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं, उनके लिए दिस इज़ वेरी सूटेबल। और ये जो मेथड है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टू ऑपरेट है, जब बहुत ज़्यादा परचेजेस एंड इश्यूज़ हो रहा है, स्पेशली तब बहुत ज़्यादा परचेजेस एंड इशू हो रहा है, दे आर इन न्यूमरस, उन सारे केसेस में दिस मेथड इज डिफिकल्ट टू ऑपरेट। नेक्स्ट मेथड इज योर सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड क्या बोलता है, मटीरियल्स इशूड आर वैल्यूड एट एवरेज प्राइस विच इज कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग द टोटल ऑफ ऑल यूनिट्स रेट बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स। इसमें क्या करना है ना आपको, जितना भी आपके पास जितने भी यूनिट प्राइसेस आप ले रहे हो हर परचेज के, अगर 3 बार आपने परचेज किया है सो आप तीनों लॉट्स में से एक एक यूनिट का प्राइस उठा रहे हो, डिवाइडेड बाय आप 3 यूनिट का प्राइस उठा रहे हो, सो डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स दैट इज 3। ऐसा करने से आपके पास मटेरियल इशू प्राइस आ जाएगा। I know this is a bit confusing, but this confusion will be cleared out when we will start solving the questions. When the materials are received in uniform lots of similar quantity, ठीक है, मतलब 10,000 यूनिट्स हैं और यूनिफॉर्म लॉट्स हैं, यूनिफॉर्म बैचेस हैं, जिसमें सेम क्वांटिटी एंड सेम प्राइस के हैं, उस केस में वो ज़्यादा अगर फ्लक्चुएट नहीं कर रहा है, सो उस केस में दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल। नेक्स्ट इज योर वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना है, जितना आपका टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आपके स्टॉक में है, इशू एंड रिसीट के बाद आपके पास जितना स्टॉक में है टोटल कॉस्ट, उतना डिवाइडेड बाय कितने क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन स्टॉक है। मतलब आपके स्टॉक में जितना है, लेट्स से जितने भी क्वांटिटीज़ हैं उनका सबका वैल्यू है 10,000, डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स इन स्टॉक, लेट्स से 1000 यूनिट्स हैं,
ठीक है, तो उनका इशू प्राइस आ जाएगा हाउ मच, 10 रुपीज़ पर यूनिट। समझ में आ गया। नेक्स्ट इज योर मूविंग सिंपल एवरेज मेथड। ये क्या बोल रहा है, अंडर दिस मेथड द रेट फॉर मटीरियल इशू is determined by dividing the total of the periodic simple average prices of a given number of periods by the number of periods. Let's say यहाँ पर क्या करना है आपको, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। सो यहाँ पर सपोज अ 3 मंथली पीरियड इज डिसाइडेड अपॉन, ठीक है, एक 3 मंथ का पीरियड डिसाइड किया गया है and you have to calculate the moving average rate for the month of April. अप्रैल के लिए आपको मूविंग एवरेज रेट कैलकुलेट करना है। सो उस केस में आप क्या करोगे, आप लोगों को सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है जनवरी, फरवरी एंड मार्च का, ठीक है। सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है, उनको ऐड करना है और डिवाइड कर देना है बाई 3। सो उस केस में ये हो जाएगा, अप्रैल का आपके पास निकल आएगा। फिर जब आपको मई का कैलकुलेट करना है तो उस केस में आप क्या करोगे, मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड बोल रहा है। मूविंग मतलब ये मूव करता रहेगा। अगर मई का आपको कैलकुलेट करना है तो क्योंकि यहाँ पर बोला है कि 3 मंथली पीरियड है, सो मई से इमीडिएटली पहले कौन से मंथ्स आते हैं, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल। सो इन तीनों मंथ्स का आपको कैलकुलेट करना है क्या, सिंपल एवरेज प्राइस, और उन सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 3 करना है। तो उससे क्या हो जाएगा, आपका मूविंग सिंपल एवरेज प्राइस मेथड आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका मूविंग वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। इसमें क्या करना है, जैसे यहाँ पर मूव कर रहा था, सिमिलरली इस केस में भी ये ऐसे ही मूव करता रहेगा। बस द ओनली डिफरेंस इज, बस यहाँ पर जो सिंपल एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया जा रहा था, यहाँ पर सिंपल नहीं बल्कि वेटेड एवरेज प्राइस कैलकुलेट किया जाएगा हर पीरियड के लिए, राइट। नेक्स्ट इज योर रिप्लेसमेंट मेथड। सो रिप्लेसमेंट प्राइस इज डिफाइंड एज द प्राइस एट विच इट इज पॉसिबल टू परचेज एन आइटम आइडेंटिकल टू दैट विच इज बीइंग रिप्लेस्ड और रीवैल्यूड। रिप्लेसमेंट मेथड में क्या होता है ना, यहाँ पर अगर इफ इट इज पॉसिबल कि जिस पर्टिकुलर आइटम को आप रिप्लेस कर रहे हो, अगर बहुत ही आइडेंटिकल और बहुत ही सिमिलर टाइप का एक आइटम आपको मिल गया जिसके द्वारा आप प्रीवियस आइटम को रिप्लेस कर रहे हो, तो उस केस में क्या किया जाता है, रिप्लेसमेंट मेथड यूज़ किया जाता है और उस प्राइस को बोला जाता है रिप्लेसमेंट प्राइस। मटीरियल्स इशूड आर वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ द आइटम्स। लेट्स से आपके पास ये एक आइटम है, ठीक है। अगर आपको इससे वेरी सिमिलर एक आइटम मिल गया जो कि आइडेंटिकल है और आप इस चीज़ को हटा दे रहे हो और उसकी जगह इस चीज़ को रिप्लेस कर दे रहे हो, सो जिस प्राइस में आप इसको रिप्लेस कर रहे हो दैट विल बी योर रिप्लेसमेंट प्राइस। एडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड इज इशू कॉस्ट रिफ्लेक्ट्स द करंट मार्केट प्राइस। ऑब्वियसली अभी आप लोगों ने खरीदा है, करंट मार्केट प्राइस ही है, but the difficulty involved under this method is determination of market price of material before each issue, right। आप इसको इशू करोगे उससे पहले आप मार्केट प्राइस कितना है वो डिटरमाइन करना इज वेरी डिफिकल्ट। नेक्स्ट इज योर रियलाइजेबल प्राइस मेथड। रियलाइजेबल प्राइस मेथड क्या बोल रहा है, अ प्राइस एट विच द मटीरियल टू बी इशूड कैन बी सोल्ड इन द मार्केट। तो ये बोल रहा है कि जो आप लोगों के पास वेयर हाउस में है और आप उसको फैक्ट्री में इशू कर रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, आपके पास वेयर हाउस में क्या है, मटेरियल है, आप उसको इशू करने वाले हो फैक्ट्री में, लेकिन फैक्ट्री में अगर आप इशू नहीं करके उसको आप मार्केट में सेल करते, तो आपको जितना कॉस्ट रियलाइज हो, जितना प्राइस रियलाइज होता, दैट इज नोन एज योर रियलाइजेबल प्राइस, ठीक है। दिस प्राइस मे बी मोर और लेस देन द कॉस्ट प्राइस एट विच इट वॉज ओरिजिनली परचेज्ड। ऑब्वियसली आप लोगों ने जब भी उसको खरीदा था, अब शायद ही उससे ज़्यादा होगा प्राइस या फिर उससे कम होगा, इट मे नॉट बी द सेम एवरी टाइम, राइट। नेक्स्ट इज योर स्टैंडर्ड प्राइस मेथड। Under this method, materials are priced at some predetermined rate of standard price irrespective of the actual purchase cost of the materials. Under this method,
जो भी मटेरियल्स हैं आपके पास वो एक प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस में उसको प्राइस किया जाता है। फिर चाहे उसका एक्चुअल परचेज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना भी हो, आपने एक्चुअली कितने में भी खरीदा हो, बट वो एक प्री डिटरमाइंड रेट में इशू किया जाता है, उसको वैल्यू किया जाता है। स्टैंडर्ड कॉस्ट इज यूजुअली फिक्स्ड आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द करंट प्राइस, एंटिसिपेटेड मार्केट ट्रेंड्स। इन दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद आपका जो स्टैंडर्ड कॉस्ट होता है वो जनरली फिक्स्ड ही रहता है। दिस मेथड फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट एंड टास्क ऑफ जजिंग द एफिशिएंसी ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। ये जो मेथड है दिस फैसिलिटेट्स द कंट्रोल ऑफ मटेरियल कॉस्ट। आप मटेरियल कॉस्ट को कैसे आपको कंट्रोल करना है और आपके परचेज डिपार्टमेंट का एफिशिएंसी क्या है, इसको जज करने के लिए स्टैंडर्ड प्राइस मेथड इज वेरी हेल्पफुल। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फिक्स द स्टैंडर्ड प्राइस व्हेन द प्राइसेस फ्लक्चुएट फ्रीक्वेंटली। जब भी आपका प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है उस केस में आपके लिए स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा ये तो डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। आज 10 रुपये है, कल को 40 रुपये हो जाएगा, परसों 30 रुपये हो जाएगा, फिर 50 रुपये हो जाएगा। ऐसे में आप नहीं कर सकते कि स्टैंडर्ड प्राइस क्या होगा। नेक्स्ट इज योर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। ये बोल रहा है इन केस ऑफ मटीरियल्स दैट सफर्स लॉस इन वेट ड्यू टू नेचुरल और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, फॉर एग्जाम्पल एवापोरेट हो गया या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करके वो एलोंगेट हो गया, उन सारे केसेस में जो इशू प्राइस ऑफ द मटीरियल्स हैं दैट इज इन्फ्लेटेड टू कवर अप द लॉसेस। उस लॉस को कवर अप करने के लिए जो इशू प्राइस ऑफ मटीरियल होता है उसको बढ़ा दिया जाता है, राइट। दैट इज योर इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड। इसके बाद है इलस्ट्रेशन नंबर 5 and 6। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग ये क्वेश्चंस करेंगे और आगे का थ्योरी जो भी है वो पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को आज का ये क्लास पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल द विडी टॉटल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है सो द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट।